अर्जुन के साथ गाड़ी में सामान पहुंचाते समय अचानक गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और गाड़ी अनजाने में हवा में जा टकराई। पिताजी तुरंत उसकी तरफ देखने के लिए दौड़े। जैसे ही उन्होंने नीचे की तरफ स्थिति को अच्छी तरह देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बेटा मुसीबत में है, जल्दी भागो। मैं अभी घबराया हुआ खड़ा ही था कि अचानक पिताजी ने मुझे गोद में उठा लिया। मैंने उनकी बताई दिशा में देखा तो वह चीज देखकर मेरे होश उड़ गए। वह डरावना जीव खड़ा हो चुका था और मेरी तरफ एक अजीब सा इशारा भी कर रहा था। वह काली सी चीज आखिर है क्या? अगर मेरी नजर गलत नहीं जा रही तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वह इंसानी चेहरे वाला भालू है। इंसानी चेहरे वाला भालू? हाँ, कभी उसने पूरे गांव के शिकारियों को अपना शिकार बना लिया था। तुम्हें पक्का यकीन है कि वह भालू है? उसका चेहरा तो इंसान जैसा है। अपना मुंह बंद रखो। इंसानी चेहरे वाले भालू की सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। अगर उसने हमारी आवाज सुन ली तो हम गए। मैंने देखा कि डर के मारे पिताजी के माथे से पसीना लगातार नीचे गिर रहा था, इसलिए मैंने भी आगे कुछ नहीं कहा। पता नहीं कितनी देर तक हम लगातार भागे रहे। आखिरकार हम अपने घर के आंगन तक पहुंचे। जैसे ही पिताजी ने मुख्य दरवाजा बंद किया, वह तुरंत जमीन पर गिरकर बैठ गए। तभी दादाजी ने आवाज सुनी और बाहर निकलकर देखने लगे। तुम दोनों को आखिर हुआ क्या है? मैंने और पिताजी ने उन्हें पूरी बात बताई। सामान पहुंचाने के रास्ते में हमारा सामना उस इंसानी चेहरे वाले भालू से हो गया। जैसे ही दादाजी ने इंसानी चेहरे वाला भालू शब्द सुना, उनका चेहरा अचानक बदल गया। ऐसा लग रहा था कि मामला बहुत गंभीर था। उस इंसानी चेहरे वाले भालू ने हमारी गाड़ी को टक्कर मारी थी, लेकिन लगता है कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। यह सुनते ही दादाजी गुस्से में हमारी तरफ मुड़े और बोले, मैंने तुम दोनों को कितनी बार समझाया है, रात के समय बिल्कुल भी गाड़ी लेकर बाहर मत निकलना। ये पूरे शिवपुर गांव का नियम है। गांव के पूर्वी छोर पर रहने वाला गोपाल भी किसी की बात नहीं मानता था। वह रात में गाड़ी चलाकर रास्ते पर निकल पड़ा था। उसकी पत्नी ने उसे फोन किया। फोन तो उठ गया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। बस फोन में लगातार कड़ा कड़ा करके कुछ चबाने की आवाज आ रही थी। जब सुबह गांव वाले उसे ढूंढने गए तो वहां सिर्फ उसके फटे पुराने कपड़े मिले। ग्राहक ने सामान पहुंचाने के लिए मुझे 3 गुना पैसे देने का वादा किया था। मैं भी ज्यादा पैसे कमाने के लालच में रात को निकल पड़ा था। लेकिन एक बात अजीब थी, इतनी जोरदार टक्कर के बाद भी वह इंसानी चेहरे वाला भालू खड़ा कैसे हो गया? वह सिर्फ खड़ा नहीं हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे वह हमें देकर हाथ हिला रहा था। गए काम से, इस बार तो हम पूरी तरह फंस गए। तुम्हें गलत फहमी हुई है। वह हाथ हिलाकर अभिवादन नहीं कर रहा था। दादाजी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुम दोनों को निशाना बना लिया है। अब वह तुम दोनों के पीछे पड़ चुका है। फिर दादाजी ने जोर से कहा, अरे बूढ़ी, जल्दी से मेरे पर दादा का दिया हुआ समुद्री सींग निकाल कर लाओ। दादी घबराकर तुरंत घर के अंदर दौड़ी और थोड़ी देर बाद एक पुराना समुद्री सींग लेकर बाहर आई। दादाजी ने उसे उठाया और आंगन के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। फिर उन्होंने हमें सख्त आवाज में समझाया, और हाँ, अपने कान खोलकर मेरी बात सुन लो। इंसानी चेहरे वाला भालू जाग चुका है। अब मुझे गांव के मुखिया के पास जाकर उससे बचने का तरीका तय करना होगा। तुम दोनों घर के अंदर रहना, किसी भी हालत में बाहर मत निकलना, और याद रखना, अगर कोई दरवाजा खटखटाए तब भी दरवाजा मत खोलना। इंसानी चेहरे वाला भालू सिर्फ हमारा रूप ही नहीं बना सकता, बल्कि इंसानों की आवाज की नकल भी कर सकता है। इस बात को अच्छी तरह याद रखना। इतना कहकर दादाजी घबराए हुए घर से बाहर निकल गए। दादी के जाने के बाद मैंने पूछा, दादी आखिर ये सिर्फ एक भालू ही तो है, दादाजी इतना डर क्यों रहे हैं? दादी ने गंभीर आवाज में कहा, बेवकूफ लड़के, वह कोई साधारण भालू नहीं है। जिस इंसान पर उसकी नजर पड़ जाए उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। तुम्हें 20 साल पहले की बात याद है? उस समय गांव की पूरी शिकारियों की टोली रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। बचे हुए गांव वालों ने उन्हें ढूंढने में 2.5 दिन लगा दिए। आखिरकार एक गुफा के अंदर उन्हें रमेश मिला। उसके पूरे शरीर पर बहुत सारे घाव थे। उसके कपड़े तक बुरी तरह फट चुके थे और वह मुश्किल से जिंदा था। उसने कांपती आवाज में बताया था कि यह सब उसी इंसानी चेहरे वाले भालू ने किया था। वह जीव बहुत ताकतवर और मजबूत है। उसके पंजे बेहद फुर्तीले हैं और उसकी ताकत एक सामान्य इंसान से कई गुना ज्यादा है। दर्जनों लोग एक साथ मिलकर उस पर हमला कर दें, तब भी जरूरी नहीं कि उसे हरा पाएं। दादी की आवाज और भी धीमी हो गई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि वह इंसान को खाने के बाद उसके चेहरे को अपने चेहरे के ऊपर चिपका लेता है। इसके बाद वह बिल्कुल इंसान जैसा दिखाई देने लगा है। इसलिए अगर उसकी नजर किसी पर पड़ जाए तो उसका अंजाम सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दादी और पिताजी की बातें सुनकर मेरे पैर डर के मारे अपने आप कांपने लगे। अब मुझे समझ आया कि पूरा परिवार इतना डरा हुआ क्यों था। तभी दादी फिर घर के अंदर गईं और 3 पुराने समुद्री सींग लेकर बाहर आईं। उन्होंने एक मुझे और एक पिताजी को दिया। ये समुद्री सींग हमारे परदादा ने छोड़े थे। इन्हें सिर्फ आपातकाल के समय इस्तेमाल किया जाता है। इसे हिलाने पर जो आवाज निकलती है वह इंसानी चेहरे वाले भालू की सुनने की क्षमता को कुछ समय के लिए बाधित कर सकती है, लेकिन इसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए इसे अपनी सुरक्षा के लिए संभाल कर रखना और किसी भी हालत में खोना मत। फिर पिताजी ने एक अजीब सवाल पूछा, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही। पहले भी वह इंसानी चेहरे वाला भालू गाँव वालों के लगाए हुए जाल में गिर चुका था। गाँव के मुखिया ने लोगों से उस गड्ढे में पत्थर तक फेंकवाए थे, फिर भी वह मरा क्यों नहीं? दादी ने कहा, उस इंसानी चेहरे वाले भालू को कभी कमजोर मत समझना। उसकी जीवित रहने की क्षमता बहुत ज्यादा है। उस समय गाँव वाले भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। उन्होंने पत्थर फेंके और तुरंत वहाँ से भाग गए। हो सकता है कि वह जीव उस हमले के बाद भी जिंदा बच गया हो। मैंने डरते हुए पूछा, तो क्या अब हमें पूरी जिंदगी इसी इंसानी चेहरे वाले भालू के डर में जीना पड़ेगा? तभी अचानक बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैं खुशी से बोला, बहुत बढ़िया, शायद दादाजी वापस आ गए। इतना कहकर मैं दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा ही था कि दादी ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। बेवकूफ लड़के, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे दादाजी जाते समय क्या कहकर गए थे? मैंने कहा, लेकिन वह भालू गाँव के आस पास घूम रहा है। अगर बाहर सच में दादाजी हुए तो? अगर हमने दरवाजा नहीं खोला और उन्हें बाहर ही छोड़ दिया तो ये तो और भी खतरनाक होगा। दादी ने शांत रहने का इशारा किया। जल्दी मत करो, तुम लोग मेरे लिए एक सीढ़ी ढूंढ कर लाओ। मैं दीवार के ऊपर चढ़कर देखती हूँ, इससे पता चल जाएगा कि दरवाजा कौन खटखटा रहा है। इसके तुरंत बाद पिताजी सीढ़ी लेकर दीवार पर चढ़ गए। लेकिन उस समय रात बहुत अंधेरी थी, ऊपर से तेज हवा भी चल रही थी और बाहर लगातार झोंके आ रहे थे। इस वजह से पिताजी की नजर पर भी काफी असर पड़ रहा था और बाहर खड़े व्यक्ति को साफ देख पाना बेहद मुश्किल नहीं हो पा रहा। हवा बहुत तेज है। मुझे सिर्फ दरवाजे के पास एक काली परछाई दिखाई दे रही है, लेकिन पक्का नहीं कह सकते कि वह पिताजी हैं या नहीं। मैंने कहा, कितनी परेशानी है, सीधे आवाज लगाकर पूछ क्यों नहीं लेते? इतना कहते ही पिताजी ने मेरा मुंह बंद कर दिया। बिल्कुल आवाज मत निकालना, अगर बाहर इंसानी चेहरे वाला भालू हुआ तो वह हमारी आवाज याद कर लेगा। तभी दरवाजे के
बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं वापस आ गया हूँ, अब सब ठीक है। मैं खुशी से बोला, सच में दादाजी वापस आ गए हैं, जल्दी दरवाजा खोलो। लेकिन दादी ने तुरंत रोक दिया, दरवाजा नहीं खोलना, तुम्हारे दादाजी ने कई बार समझाया है कि इंसानी चेहरे वाला भालू इंसानों की आवाज की हूबहू नकल कर सकता है। अगर हमने दरवाजा खोल दिया तो वह हमें एक ही बार में खत्म कर देगा। मैं भी असमंजस में था। दादाजी इतनी देर से बाहर थे, इसलिए यह तय करना मुश्किल था कि दरवाजे के बाहर आखिर कौन है। हम तीनों दरवाजे को घूरते रहे, डर के मारे किसी की आवाज तक नहीं निकल रही थी। काफी देर बाद बाहर से आने वाली आवाजें बंद हो गई। मैंने घबरा कर कहा, अगर बाहर सच में इंसानी चेहरे वाला भालू था और उसने दादाजी की आवाज की नकल की तो क्या दादाजी के साथ कुछ बुरा हो गया? दादी ने तुरंत कहा, बकवास मत करो, तुम दोनों ठीक से याद करो, जब तुम घर आए थे तब क्या वह भालू तुम्हारे पीछे आया था? पिताजी ने कहा, उस समय मैं बहुत डर गया था, बेटे को लेकर तुरंत भागा, इसलिए भालू पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा, मैंने उसे एक बार देखा था, वह हमें घूर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि वह हमारे पीछे आया। दादी ने राहत की सांस ली, ये अच्छी बात है। इंसानी चेहरे वाला भालू बहुत चालाक है, लेकिन अगर वह इंसानों के पीछे न आया हो तो उसके लिए रास्ता ढूंढकर यहाँ पहुंचना आसान नहीं है। बस डर इस बात का है कि कहीं वह चुके से तुम दोनों के पीछे तो नहीं आया था। हम अब भी थोड़ा शांति हुए थे कि फिर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दादी और पिताजी पीछे हट गए। तभी मेरी नजर पास बैठे हमारे कुत्ते कालू पर पड़ी। मैंने उसे एक तरफ हटा दिया। अचानक बाहर से उसकी दर्दनाक चीख सुनाई दी। हम तीनों के होश उड़ गए। दादाजी कालू को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसका मतलब वह दरिंदा यहाँ आ चुका है। अचानक दरवाजे पर जोरदार टक्कर होने लगी। जल्दी भागो, घर का दरवाजा ज्यादा देर नहीं टिकेगा। हम तीनों अंदर भागे और भारी सामान दरवाजे के सामने लगा दिया। तभी आंगन से कदमों की आवाज आने लगी। कुछ ही देर बाद फिर दस्तक हुई, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं वापस आ गया हूँ। फिर वही दादाजी की आवाज। दादी ने कहा, इस आवाज के धोखे में मत आना, ये इंसानी चेहरे वाला भालू है जो दादाजी की आवाज की नकल कर रहा है। पिताजी ने कहा, पहले शांत हो जाओ, मैं दादाजी को फोन करता हूँ। उन्होंने तुरंत दादाजी का नंबर मिलाया, लेकिन इस बार घर में बिल्कुल सिग्नल नहीं था। फोन अपने आप कट गया। पिताजी ने घबरा कर कहा, अब तो सब खत्म हो गया, हमारी एकमात्र उम्मीद दादाजी ही है। फोन नहीं लग रहा तो अब सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। बाहर दरवाजे पर दस्तक लगातार तेज होती जा रही थी। हम तीनों घर के अंदर ऐसे बैठे थे जैसे कसाई के सामने फंसी हुई बकरियां। दादी ने धीरे से कहा, अच्छी बात यह है कि उस भालू ने तुम दोनों का चेहरा ठीक से नहीं देखा। अगर उसने पहचान लिया होता तो न जाने क्या होता, लेकिन वह बहुत चालाक है। दरवाजा नहीं खुला तो अंदर आने का दूसरा रास्ता जरूर ढूंढेगा। और वही हुआ। जब उसे समझ आया कि दरवाजा नहीं खुल रहा तो वह दूसरा रास्ता खोजने लगा। अचानक दादी की नजर खिड़की पर पड़ी। बुरा हुआ, हमारी खिड़की। मैं तुरंत खिड़की की तरफ भागा। बाहर से किसी चीज के खुरचने की आवाज आ रही थी। मैंने सोचा कि देखता हूँ वह भालू क्या कर रहा है। तभी धड़ाम, उसने अपनी मुट्ठी से कांच पर जोरदार वार किया। मैं तुरंत नीचे झुक गया और मेरी जान बच गई। उसकी आंखें खिड़की के ऊपर दिखाई देने लगी। वह घर के अंदर झांक रहा था। दादी और पिताजी भी बिना आवाज किए नीचे बैठ गए। हम में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि जरा सी भी आवाज निकाले। लगभग 2.5 मिनट तक वह खिड़की के बाहर खड़ा रहा। जब उसे अंदर कोई दिखाई नहीं दिया तो आखिरकार वह वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाहर सन्नाटा छा गया। मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा, बाल बाल बच गए, कम से कम मेरी जान तो बच गई। फिर मेरे मन में सवाल आया, क्या दादाजी के साथ सच में कुछ हो गया होगा? अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह भालू उनकी आवाज की नकल क्यों कर रहा था? दादी ने समझाया, चिंता मत करो, तुम्हारे दादाजी का उस दरिंदे से पहले भी कई बार सामना हो चुका है और वह हर बार सुरक्षित लौटे हैं। उनके पास समुद्री सींग भी है। अगर भालू उन्हें रास्ते में मिल गया होगा तो दादाजी उसका इस्तेमाल करके उसे कुछ देर रोक सकते हैं और हमें फोन कर सकते हैं। पिताजी ने कहा, बात तो सही है, अगर दादाजी सुरक्षित हैं तो अब तक लौट आना चाहिए था। मैंने पूछा, लेकिन अगर रास्ते में उनका सामना भालू से हो गया तो? ये सुनते ही दादी फिर घबरा गई। बेटा जल्दी से दादाजी को फोन करो, अगर सिग्नल नहीं है तो घर की ऊपरी बीम पर चढ़कर फोन मिलाओ। पिताजी ने कांपते हाथों से फोन निकाला और दादाजी का नंबर मिलाया। इस बार फोन सिग्नल न होने की वजह से नहीं कटा। हम तीनों ने सांस रोक ली। तभी बाहर से बहुत हल्की फोन की घंटी सुनाई दी। मैं खुशी से बोला, यह तो दादाजी के फोन की घंटी है। पिताजी दरवाजा खोलने ही वाले थे कि दादी ने रोक दिया। रुको, इंसानी चेहरे वाला भालू यहाँ से गए सिर्फ 10 मिनट हुए हैं। दादाजी इतनी जल्दी वापस कैसे आ सकते हैं? पिताजी फिर रुक गए। उन्होंने अंदर से आवाज लगाई, बूढ़े क्या तुम वापस आ गए हो? अगर तुम इंसानी चेहरे वाले भालू नहीं हो तो अपना मोबाइल खिड़की के बाहर से अंदर फेंक दो। बाहर से आवाज आई, हाँ मैं ही हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। इतना कहते ही दादाजी ने अपना मोबाइल खिड़की से अंदर फेंक दिया। मोबाइल जमीन पर गिरा। दादी और पिताजी ने मोबाइल देकर राहत की सांस ली और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। लेकिन मुझे उसी समय कुछ गड़बड़ महसूस हुई, क्योंकि मुझे एक अजीब सी सड़े हुए मांस जैसी गंध आ रही थी और ये बिल्कुल वही गंध थी जो मुझे थोड़ी देर पहले खिड़की के नीचे छिपकर बैठे समय महसूस हुई थी। बुरा हुआ, बाहर वाला दादाजी लगभग निश्चित रूप से इंसानी चेहरे वाला भालू है। तभी मुझे रमेश की कही बात याद आई। वह दरिंदा बहुत चालाक है और भेष बदलने में माहिर है। जब तक अपना मकसद पूरा न कर ले पीछे नहीं हटता। मैंने देखा कि नकली दादाजी और दादी एक दूसरे के पास खड़े थे। अपनी आशंका पक्की करने के लिए मैंने तुरंत दादी के कमरे में रखे लैंडलाइन फोन से गांव के मुखिया को फोन किया। क्या मेरे दादाजी अभी आपके पास हैं? मुखिया ने जवाब दिया, वह तो अभी अभी यहाँ से निकले हैं। क्या हुआ? ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैं बिना समय गंवाए खिड़की से बाहर कूद गया और छिप गया। उधर आवाज आई, अर्जुन कहाँ भाग गए? सच में तुम्हारे दादाजी वापस आ गए हैं, जल्दी बाहर आओ। नकली दादाजी और दादी ने पूरा कमरा तलाशा। जब उन्हें मैं नहीं मिला तो दोनों बाहर चले गए। मैं एक कोने में दुबका हुआ कांप रहा था, क्योंकि उनके जाते समय मैंने देखा था कि नकली दादाजी के हाथ में कैंची थी। इसका मतलब वह फोन की लाइन भी कहीं से उठा लाया था। कमबख्त इंसानी चेहरे वाला भालू। वह चाहता है कि हम पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा हो जाएं, ताकि एक साथ सबको खत्म कर सके। उधर पिताजी फोन पर लगातार अलग अलग लोगों से भालू के बारे में पूछ रहे थे। इंसानी चेहरे वाला भालू और दादी अभी भी आंगन में मुझे ढूंढ रहे थे। मैंने समय का अंदाजा लगाया। अगर असली दादाजी तेजी से घर लौटे होंगे तो अब वह कभी भी पहुंच सकते थे, लेकिन अगर रास्ते में उनका सामना उस भालू से हो गया तो वह सीधे उन पर हमला कर देगा। मैं तो दुबला पतला था और उस दरिंदे के सामने बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता। तभी मुझे याद आया कि दादी अभी भी उस भालू के बिल्कुल पास है। मैंने तुरंत पलट कर देखा। इंसानी चेहरे वाला भालू कैंची उठाकर दादी पर हमला करने ही वाला था। उसी पल मैंने सारी हिम्मत जुटाई और दोनों को पूरी सच्चाई बता दी। मेरी बात सुनकर दादी और पिताजी भी कुछ देर तक विश्वास नहीं कर पाए। तभी अचानक दरवाजे से असली दादाजी अंदर आए। हम तीनों घबराकर पीछे हट गए। दादाजी ने हैरानी से पूछा, तुम
लोगों को क्या हुआ है? मैं इस घर का मुखिया हूँ, तुम लोग मुझसे डर क्यों रहे हो? मैंने हिम्मत जुटाई और दादाजी के पास जाकर उन्हें सूंघा। उनसे पसीने, मुंह और पैरों की गंध तो आ रही थी, लेकिन उस इंसानी चेहरे वाले भालू जैसी सड़ी हुई मांस की गंध बिल्कुल नहीं थी। मैंने तुरंत कहा, ये असली दादाजी हैं, अभी जो हमारे साथ था वह नकली था। मेरी बात सुनते ही पिताजी और दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। पिताजी कांपते हुए बोले, हे भगवान, मैं इतने समय तक उस इंसानी चेहरे वाले भालू के साथ खड़ा था, सोचकर ही शरीर कांप रहा है। उस दरिंदे ने इतनी अच्छी तरह भेष बदला था कि हमें जरा भी शक नहीं हुआ। तभी बाहर से कालू की दर्दनाक चीखें सुनाई दी। हम चारों घबराकर कमरे में दौड़े और फिर से भारी सामान दरवाजे के सामने लगा दिया। इस बार इंसानी चेहरे वाला भालू बिना किसी भेष के हमारे आंगन में लौट आया। लोहे के मजबूत दरवाजे को देखकर वह गुस्से में उसे तोड़ने लगा। हम चारों अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा रोक रहे थे, लेकिन उस भालू की ताकत जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। दरवाजे पर उसका दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। दादाजी चिल्लाए, जल्दी कोई उपाय सोचो। पिताजी ने कहा, खिड़की से भाग चलते हैं। दादाजी ने तुरंत मना किया, नहीं, हम बहुत लोग हैं, बाहर निकलते ही वह हमारा पीछा करेगा और किसी को नहीं छोड़ेगा। तो फिर क्या करें? यह दरवाजा अब टूटने ही वाला है। तभी मेरी नजर कमरे के कोने में रखी एक सील की लंबी रॉड पड़ी। मैं तुरंत उसे उठाकर लाया और दरवाजे के बीच में अड्डा दिया। फिर मैंने इशारे से सबको घर के नीचे बने तहखाने में छिपने को कहा। हम किसी तरह दरवाजा संभाल ही रहे थे कि अचानक फोन की घंटी बज उठी। उधर से आवाज आई, तुम्हारा फोन बिल्कुल सही समय पर आया है। अभी अभी गोपाल मेरे पास आया है और मेरे साथ चाय पीने की बात कर रहा है, तुम भी आ जाओ। दादाजी के चेहरे का रंग बदल गया। गोपाल? लेकिन उसे तो इंसानी चेहरे वाले भालू ने मार दिया था। वह गोपाल नहीं हो सका, जल्दी भागो। वह इंसानी चेहरे वाला भालू गोपाल का भेष बनाकर वहाँ पहुँच गया है। अचानक फोन कट गया। दादाजी ने कई बार फोन मिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, मुखिया खतरे में है, मुझे उसे बचाने जाना होगा। तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे जाने के बाद सब लोग तहखाने में छिप जाना और किसी भी हालत में बाहर मत निकलना। जब मैं वापस आऊंगा तो एक गुप्त संकेत बोलूंगा, तभी दरवाजा खोलना। दादाजी जाते समय अपने साथ 2 समुद्री सींग लेकर निकल गए। उधर पिताजी दीवार पर चढ़ गए और दूरबीन से गोपाल के घर की तरफ देखने लगे। मैंने देखा कि पिताजी के दोनों हाथ डर के मारे कांप रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, तुम यहीं छिपे रहो, मैं जाकर उनकी मदद करता हूँ। इतना कहकर मैं भी बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा, लेकिन दादी ने मुझे रोक लिया। शांत हो जाओ, तुम्हारे ये पतले हाथ पैर उस भालू के सामने क्या कर पाएंगे? मैंने कहा, तो फिर क्या करूं? कहते हैं ना, एक से भले दो। अगर मैं गया तो शायद कुछ मदद कर सकूं। तभी अचानक आंगन से किसी भारी चीज के जमीन पर गिरने की आवाज आई। दादी ने तुरंत कहा, तुम दोनों चुप हो जाओ, कोई आंगन में घुस आया है। हमने आवाज की तरफ देखा। खिड़की के पास फिर एक विशालकाय परछाई दिखाई दी। इंसानी चेहरे वाला भालू फिर हमारे घर तक पहुंच चुका था। दादी ने तुरंत पलंग के नीचे से एक पुरानी जंग लगी बंदूक निकाली। मैंने घबरा कर पूछा, दादी, इसमें गोलियां तो नहीं है? दादी ने धीरे से कहा, चुप रहो, उसे यह बंदूक दिखाई देगी तो फिलहाल वह आसानी से हमला नहीं करेगा। शायद इसलिए कि मेरे और दादी के हाथ में हथियार थे। इस बार वह भालू दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं घुसा। वह आंगन में खड़ा होकर लगातार किसी चीज की तलाश करने लगा। वह सीधे हमला नहीं कर रहा था। हालांकि बंदूक में गोलियां नहीं थी, लेकिन वह यह देखकर जरूर समझ गया था कि हम उससे डरकर भी हथियार उठाए हुए हैं। उससे शक होने लगा कि अगर हम इतनी देर से गोली नहीं चला रहे हैं तो इसके पीछे कोई वजह जरूर है। इंसानी चेहरे वाला भालू धीरे धीरे अपना धैर्य खोने लगा। तभी बाहर अचानक किसी इंसान की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही वह भालू चौंक गया और तुरंत वहाँ से भाग गया। अरे बाप रे, मैं वापस आ गया हूँ। दादाजी की आवाज सुनते ही दादी ने तुरंत जवाब दिया। इंसानी चेहरे वाला भालू यह आवाज सुनकर तुरंत कहीं छिप गया। दादाजी ने कहा, मोहन चाचा, अंदर जाकर देखो कि घर वाले ठीक हैं या नहीं। मैं और गोपाल बाहर दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। दादी ने दादाजी को देखते ही राहत की सांस ली। बूढ़े, तुम आखिर वापस आ गए, हम लोग तो बाल बाल बच गए। दादाजी ने कहा, सब ठीक है, यही सबसे जरूरी है। तभी उन्हें इंसानी चेहरे वाले भालू की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। दादाजी ने तुरंत कहा, पटाखे निकालो और लगातार चलाते रहो। हालांकि वह भालू बहुत खतरनाक था, लेकिन उसे पटाखों की आवाज से बेहद डर लगा। शहर की सुरक्षा टीम भी यहाँ पहुँचने के लिए निकल चुकी है, हमें बस थोड़ी देर और टिके रहना है। तभी बाहर से अचानक किसी के मुसीबत में होने की आवाज आई। कुछ गड़बड़ है, जल्दी बाहर जाकर देखो। मैंने तुरंत गांव के मुखिया के हाथ से क्रॉसबो छीन लिया और दादाजी के साथ बाहर दौड़ पड़ा। जैसे ही हम आंगन के दरवाजे तक पहुंचे, देखा कि गोपाल और मोहन चाचा बुरी तरह घायल होकर जमीन पर पड़े थे। मैं गुस्से में बोला, कमबख्त, ये जरूर उसी इंसानी चेहरे वाले भालू की करतूत है। जब तक हमारे हाथ में असली हथियार नहीं होंगे, वह भालू हमसे नहीं डरेगा। तभी घर के अंदर से चीखने की आवाज आई। मैं और दादाजी तुरंत वापस अंदर दौड़े। अंदर देखा कि इंसानी चेहरे वाला भालू गांव के मुखिया से बुरी तरह भिड़ा हुआ था। दादी के हाथ से बंदूक भी डर के मारे जमीन पर गिर चुकी थी। मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मैंने तुरंत क्रॉसबो से एक तीर चलाया, लेकिन निशाना चूक गया और तीर भालू के शरीर के एक संवेदनशील हिस्से में जा लगा। इससे वह पूरी तरह भड़क गया। उसने अपनी खतरनाक और ठंडी नजरें सीधे मेरी तरफ गड़ा दी। मैं समझ गया कि अब वह सबसे पहले मुझे ही निशाना बनाएगा। मैं तुरंत पीछे हटे हुए उसे गांव के पीछे वाले इलाके की तरफ ले जाने लगा, क्योंकि वहां गांव वालों ने पहले से इंसानी चेहरे वाले भालू को पकड़ने के लिए एक गहरा जाल खोद कर रखा था। सामान्य हालत में इंसान कभी भी भालू से तेज नहीं भाग सकता था, इसलिए मुझे मजबूर होकर समुद्री सींग निकालना पड़ा। मैंने उसे जोर जोर से हिलाया। उसकी आवाज सुनते ही भालू कुछ पल के लिए रुक गया और अपना सिर पकड़ने लगा, लेकिन लगभग 2.5 सेकंड बाद ही उसने खुद को संभाला और फिर मेरी तरफ दौड़ पड़ा। मैं लगातार पीछे हटा रहा। अब हम उस जाल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। मैंने पूरी ताकत लगाकर आखिरी कदम आगे बढ़ाया और खुद को एक तरफ गिरा दिया। अगले ही पल धड़ाम, इंसानी चेहरे वाला भालू सीधे गहरे जाल में जा गिरा। दादाजी और बाकी लोग तुरंत वहां पहुंचे और आसपास रखी चीजों को उठाकर जाल के अंदर फेंकने लगे। कुछ ही क्षण बाद जाल के अंदर लगातार जोरदार धमाकों की आवाज गूंजने लगी और इस तरह कई घंटों से चल रहा यह खौफनाक और जानलेवा सिलसिला आखिरकार खत्म हो गया।